हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान में हिमाचल प्रदेश में प्रचलित लिपि, संग्रहालय, भाषा और बोलियां तथा लोक साहित्य एवं पुरस्कार और जनजातियों एवं अन्य जातियों से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं उनको हम थ्योरी बेस पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं इनके एमसीक्यूज और वन लाइनर्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश के संग्रहालय से। भूरी सिंह संग्रहालय स्थित है हिमाचल प्रदेश के चंबा में। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी और उन्हीं के नाम पे इस संग्रहालय का नाम रखा गया। और भूरी सिंह संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियां रखी गई हैं, जिसमें राधा कृष्ण के प्रसंगों और कृतियां उपलब्ध है। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद नगर आर्ट गैलरी कुल्लू जिले के नगर में स्थित है। इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी और निकोलस रोरिक रूसी चित्रकार थे। उन्हीं के नाम पे नगर आर्ट गैलरी को रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और आर्ट गैलरी में 4 संग्रहालय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सेपरेटली क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो 4 संग्रहालय कौन कौन से हैं? सबसे पहले है रोरिक आर्ट गैलरी और हिमालयन फोक आर्ट संग्रहालय और देविका रानी कला संग्रहालय तथा उर्सवती संग्रहालय शामिल है। तो इन चारों संग्रहालय को याद रखना है। ये चारों संग्रहालय स्थित है नगर आर्ट गैलरी में। नगर आर्ट गैलरी में भारत और रूस की संस्कृति का बेजोड़ चित्रण मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है अंद्रेटा आर्ट गैलरी। अंद्रेटा आर्ट गैलरी स्थित है कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में और यहाँ शोभा सिंह की अनेक कलाकृतियां रखी गई है। अंद्रेटा आर्ट गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। अंद्रेटा आर्ट गैलरी में उमर खयाम और सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। अंद्रेटा आर्ट गैलरी को नोरा रिचर्ड, जो कि शोभा सिंह की पत्नी थी, उन्होंने स्थापित किया था। वर्ष 2012 में अंद्रेटा आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदल दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कांगड़ा कला संग्रहालय। कांगड़ा कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर में स्थित है। कला संग्रहालय की स्थापना सन 1987 और 88 ईस्वी में की गई थी। कांगड़ा संग्रहालय को महाराजा संसार चंद आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता था। बाद में 1989 में इसे हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा अधिकृत किया गया। 17 जनवरी 1990 को कांगड़ा कला संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। काफी पॉइंट्स निकल कर आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कांगड़ा कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर में स्थित है और कांगड़ा कला संग्रहालय की स्थापना 1987 और 88 के बीच में की गई थी। कांगड़ा कला संग्रहालय को मोस्ट इम्पोर्टेंट महाराजा संसार चंद आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता था। जनवरी 1989 में इसे हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा अधिकृत किया गया था और इसके उपरांत 17 जनवरी 1990 के बाद से कांगड़ा कला संग्रहालय राष्ट्र को मतलब लोगों को समर्पित कर दिया गया। तो ये सभी डिटेल्स थी कांगड़ा कला संग्रहालय के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय स्थित है लाहौल स्पीति के केलांग में और इसकी स्थापना की गई थी 2006 ईस्वी में। यहाँ तक हमने हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट संग्रहालय के बारे में डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में प्रचलित लिपि के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। पहाड़ी बोलियां पहले टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे वो अपने फरमान भी टांकरी लिपि में लिखते थे और कांगड़ा और चंबा के राजाओं द्वारा सबसे ज्यादा टांकरी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट की टांकरी लिपि शारदा लिपि का ही सुधरा हुआ रूप है और संपूर्ण शिवालिक की पहाड़ियों और अन्य क्षेत्रों में टांकरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। भाषा विज्ञानी हवीलर के अनुसार, जो हमने अभी डिस्कस किया कि टांकरी लिपि शारदा लिपि का ही प्रवाही रूप है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना है कि भाषा विज्ञानी हवीलर के अनुसार टांकरी लिपि शारदा लिपि का ही एक सुधरा हुआ रूप है। ये लिपि बनियों द्वारा हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किया जाता था और कहीं पे आज की डेट में भी कुछ कुछ जगहों में देखने को मिलता है।
एट प्रेजेंट टाइम में पहाड़ी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी भाषा के विकास एवं संरक्षण के लिए एक भाषा विभाग तथा कला संस्कृति और भाषा अकादमी की स्थापना भी की है। कला संस्कृति और भाषा अकादमी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले पहाड़ी बोलियां पहले टांकरी लिपि में लिखी जाती थी और राजा महाराजा भी अपने फरमान को टांकरी लिपि में लिखते थे। सबसे ज्यादा टांकरी लिपि का प्रयोग कांगड़ा और चंबा के राजाओं द्वारा किया गया है और प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी हिविलर के अनुसार टांकरी लिपि शारदा लिपि का ही सुधरा हुआ एक रूप है। वर्तमान समय में पहाड़ी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी भाषा के विकास एवं संरक्षण के लिए एक भाषा विभाग तथा कला संस्कृति और भाषा अकादमी की भी स्थापना की है। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा और बोलियां। हिमाचल प्रदेश में राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि को राजभाषा हिमाचल प्रदेश का राजभाषा घोषित किया है। ये भी ध्यान रखना है। पहाड़ी भाषा का स्रोत शेरसेनी अपभ्रंश है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट चंबा में चंबियाली बोली बोली जाती है। इस जिले में स्थानीय बोलियां हैं भटियाती, चौराही, पंगवाली तथा भरमौरी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंगवाली कहाँ की बोली है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करते हैं। मंडी जिले में सुकेती, मंडियाली, बालड़ी तथा सरघाटी स्थानीय बोलियां बोली जाती है और सुंदरनगर, मंडी, बला तथा सरका घाट क्षेत्रों में ये बोलियां बोली जाती है। सुकेती, मंडियाली, बलाड़ी, सरघाटी ये सभी बोलियां बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कुल्लू। कुल्लू जिले में कुल्वी भाषा बोली जाती है। ये इजीली याद रहेगा, कुल्लू कुल्वी। तो कुल्लू जिले में कुल्वी भाषा बोली जाती है और आसपास के एरिया में सिराजी तथा सेंजी बोली बोली जाती है। और कुल्लू में मल्लाना गांव है और मल्लाना गांव की अपनी बोली है जो बाहरी क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट है बिलासपुर। बिलासपुर जिले में मुख्यतः कहलूरी बोली जाती है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि कहलूरी बोली कहाँ पे बोली जाती है, ये बोली जाती है बिलासपुर जिले में। नेक्स्ट है कांगड़ा। कांगड़ा जिले में कांगड़ी और पालमपुरी बोली बोली जाती है और इसके अलावा शिवालिक यहाँ की स्थानीय बोलियां हैं। तो ये सेपरेटली भी ध्यान रखना है कि शिवालिक कांगड़ा की स्थानीय बोलियों में से एक है। नेक्स्ट है ऊना और हमीरपुर। ऊना और हमीरपुर में इन दोनों जिलों में कांगड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट है सिरमौर। सिरमौर जिले में सिरमौरी बोली जाती है और यहाँ के स्थानीय जो प्रमुख स्थानीय बोलियां हैं उसे बोला जाता है धराटी तथा विश्वाई। जो लोकल लैंग्वेज है उसे लोकल बोली है उसे बोला जाता है धराटी तथा विश्वाई। तो ये दोनों भी ध्यान रखना है। उसके बाद सोलन। सोलन में महासुवी उपभाषा बोली जाती है। मोस्ट आईएमपी महासुवी उपभाषा बोली जाती है सोलन में और सोलन की स्थानीय बोलियां हैं हंडूरी, भगाटी और क्योंथली। तो ये सभी बोलियां भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है किन्नौर। किन्नौर में किन्नौरी बोली जाती है। इसके अलावा और भी किन्नौर की प्रमुख बोलियां हैं जैसे छितकुली, सुनामी, होमस्कंद, संगनूर और शूमको। इन सभी बोली को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है लाहौल स्पीति। लाहौल में लाहौली बोली जाती है जबकि स्पीति में तिब्बती बोली जाती है और इसके अलावा कुछ और प्रमुख बोलियां हैं जो लाहौल स्पीति में बोली जाती है जैसे गहरी, चांगसा, गारा, रंगलोई, मनचाटी यहाँ की उप बोलियां हैं। लाहौल स्पीति की ये उप बोलियां हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 88.77% लोग हिंदी या पहाड़ी बोलते हैं और 5.83% लोग पंजाबी बोलते हैं। तो ये परसेंटेज भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है लोक साहित्य एवं पुरस्कार। इसमें हम सबसे पहले लोक साहित्य के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लोक साहित्य के बाद हम पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे।
ये हमारा थ्योरी सेक्शन है। इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे ताकि उससे आइडिया लग सके कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर उससे पहले थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे होते हैं थ्योरी में। तो इसी वजह से पहले हम थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे लोक साहित्य के बारे में। हिमाचल लोक संस्कृति संस्थान स्थित है मंडी जिले में, और यहाँ पर कई पांडुलिपियां संभाल के रखी गई है। इनमें अधिकांश तांत्रिक परंपरा से जुड़ी धार्मिक कृतियां हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जो पांडुलिपि हिमाचल लोक संस्कृति संस्थान मंडी जिले में संभाल के रखी है, उनमें से अधिकांश तांत्रिक परंपरा से जुड़ी धार्मिक कृतियां हैं। और कांगड़ा के इतिहास में उल्लेख आता है कि 1361 ईस्वी में जब दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसने अपने साथ 1300 संस्कृत ग्रंथ वो अपने साथ ले गए थे। इसमें वो कौन कौन से 1300 संस्कृत ग्रंथ थे वो भी हम जान लेते हैं। दर्शन, ज्योतिष और धर्म तत्व, इनसे संबंधित वो 1300 किताबें अपने साथ ले गए थे। और 1300 किताबों का फारसी में अनुवाद किया था फीजा उल दीन खालिद खानी। इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था 1300 संस्कृत ग्रंथ का, और उसके बाद उसे दलायल ए फिरोज शाही का नाम दे दिया था। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। राजा धर्मचंद के समय में उसके दरबारी कवि का नाम था माणिक चंद। उन्होंने 1562 ईस्वी में धर्मचंद नाटक लिखा था। मोस्ट आईएमपी पॉइंट, धर्मचंद का जो दरबारी कवि था उसका नाम था माणिक चंद। तो माणिक चंद ने अपने राजा धर्मचंद के ऊपर धर्मचंद नाटक लिखा। कब लिखा था? 1562 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है बिलासपुर के दरबारी कवि जिनका नाम था गणेश सिंह। इन्होंने शशि वंश विनोद नामक ग्रंथ लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जुब्बल के राजा पदमचंद के दरबारी कवि का नाम था कन्हैया लाल शर्मा। इन्होंने 1895 ईस्वी में ललित काव्य की रचना की थी। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि ललित काव्य की रचना किसने की थी? ललित काव्य की रचना की थी कन्हैया लाल शर्मा ने 1895 ईस्वी को। और कन्हैया लाल शर्मा था राजा पदमचंद का दरबारी कवि। इसके अलावा चंबा के राजवंशों का इतिहास और कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें भूरी सिंह संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है, भूरी सिंह संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्रकला के स्वर्णकाल के समय में पांडुलिपियां लिखी गई और चित्रित की गई थी, और इन रचनाओं में पहाड़ी राजाओं, विद्वानों तथा मंदिरों की रचनाएं इनमें की गई थी। इनमें अधिकतर रामायण, महाभारत, गीता और दुर्गा सप्तशती इनसे संबंधित रचनाएं की गई थी, और इनमें से कुछ ज्योतिष और औषध विज्ञान से संबंधित भी हैं। तो ये सारी डिटेल्स है लोक साहित्य के बारे में। इसके अलावा हाल ही में मंडी में करियाला की एक पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करियाला की एक पुरानी पांडुलिपि मिली है हाल ही में डिस्ट्रिक्ट मंडी से। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त कुछ पहाड़ी विद्वानों ने पहाड़ी भाषा और बोलियों को संजो कर रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे टी ग्राहम वैली की उत्तरी हिमाचल की बोलियों का अध्ययन और टीकाराम जोशी की पहाड़ी बोलियों का व्याकरण। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी पुस्तक किसकी है। जैसे टीकाराम जोशी जी ने लिखा है पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश, और उसके बाद पंजाब भाषा विभाग का कांगड़ी शब्द संग्रह। तो ये है पंजाब भाषा विभाग में कांगड़ी शब्द संग्रह। उसके अलावा हिंदी हिमाचल शब्दावली तथा शोध पत्रावली, यह है हिमाचल प्रदेश के भाषा विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। इन पुस्तकों से हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी अच्छे से जानने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और भी विद्वान थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पर काफी शोध कार्य किए हैं, जिनमें है नरेंद्र नाथ विरचित। इन्होंने पुस्तक लिखी है सिराजी में संस्कृत के तत्व। उसके अलावा डॉक्टर पदमचंद्र कश्यप की रचना है कुल्लुई लोक साहित्य। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। डॉक्टर पदमचंद्र कश्यप की रचना है कुल्लुई लोक साहित्य, और श्यामलाल डोगरा की रचना है कांगड़ी एक वर्णनात्मक अध्ययन। और इसके अलावा डॉक्टर वंशीराम, इनकी रचना है किन्नौरी लोक साहित्य, और काशीराम शर्मा की रचना है मंडियाली लोक गीतों का संस्कृत अध्ययन।
इसके अलावा डॉक्टर खुशीराम गौतम जी की रचना है सिरमौरी लोक साहित्य। तो ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ तक हमने हिमाचल प्रदेश के लोक साहित्य के बारे में डिस्कस किया है। अब हम इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पहला पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार मिला है डॉक्टर विरयाम सिंह को। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है 1983 ईस्वी को। उसके बाद पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार। ये मिला है 1986 ईस्वी में श्री केशव जी को। उनके हिंदी साहित्य के लिए उन्हें पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1986 ईस्वी को। उसके बाद पहला YS परमार पुरस्कार मिला है 1986 ईस्वी में संस्कृत साहित्य के मियां गोवर्धन सिंह को। मोस्ट IMP पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार मिला है 1989 में पहाड़ी साहित्य के जयदेव किरण को। उसके बाद पहला पहाड़ी शिखर सम्मान पुरस्कार दिया गया है 1994 ईस्वी में भवानी दत्त शर्मा को। उनके पहाड़ी भाषा कला साहित्य के लिए उन्हें इस पुरस्कार से पहाड़ी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था 1994 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के नेशनल टीचर्स पुरस्कार पाने वाले पहले शिक्षक, जिनका नाम है प्रकाश चंद, जिन्होंने 1958 को ये सम्मान पाया था और वे राजकीय वरिष्ठ विद्यालय शिमला के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सुमन रावत जी, एक एथलीट रह चुकी हैं और इन्हें हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1987 ईस्वी को। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके नाम से कुछ महत्वपूर्ण दिवस घोषित किए गए हैं, तो उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती मनाई जाती है 7 जुलाई को। उसके बाद पहाड़ी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। यशपाल जयंती मनाई जाती है 3 दिसंबर को और लालचंद पार्थी जयंती मनाई जाती है 3 अप्रैल को। और पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जयंती मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में 11 जुलाई को। इसके अलावा डॉक्टर YS परमार जयंती मनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में 4 अगस्त को। ये सारी जयंती हर साल मनाई जाती है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी और इसका उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी को। तो ये दोनों ही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना डेट ध्यान रखना है। स्थापना हुई थी इसकी 1968 ईस्वी को और इसका उद्घाटन किया गया था 1972 ईस्वी में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उद्घाटन हुआ है 2 अक्टूबर 1972 को और स्थापना दिवस है 1968। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान नदौन में है। मोस्ट IMP पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश में यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के नदौन में, और इसकी स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी में। और मोस्ट IMP पॉइंट महात्मा गांधी से रिलेटेड मोस्टली पूछे जाते हैं NTA और HS जैसे एग्जाम में। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने धामी रियासत के ऊपर धामी पाठ पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक किसने लिखी है, कौन से रियासत के ऊपर लिखी है, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। महात्मा गांधी ने धामी रियासत के ऊपर लिखी है धामी पाठ पुस्तक। आई होप यहाँ तक सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जनजातियाँ। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 जनजातियाँ हैं: किन्नर, लाहौली, गद्दी, गुज्जर और पंगवाल। सबको डिस्कस कर लेते हैं। किन्नर जनजाति किन्नौर जिले में पाई जाती है। जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों को पूरा करने के लिए ये लामा की सहायता लेते हैं और किन्नौर में बहुपति प्रथा विद्यमान है। और इसके बाद हम किन्नौर के कुछ विवाह, रहन सहन, खान पान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किन्नौर में विवाह को जनेर टांग, ये एक तरह का अरेंज मैरिज है। उसके बाद है द्रोश, जिसे हम हिंदी में जबरन विवाह कहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि किन्नौर में जबरन विवाह को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है द्रोश। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द्रोश
किस प्रकार का विवाह है, तो वो है जबरन विवाह। तो दोनों को ही ध्यान में रखना है। और उसके बाद है तीसरा हार। हार विवाह वो होता है कि दूसरे की पत्नी को भगाकर उससे शादी की जाती है, उसे हार विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है दमचल शिश। ये एक प्रेम विवाह है, जिसे हम लव मैरिज बोलते हैं, उसे दमचल शिश बोला जाता है किन्नौर में। इसके अलावा किन्नौर जनजाति के पुरुष चामा कुर्ती, चाका तथा चामू सूटान पहनते हैं और स्त्रियां धोती और चोली पहनती हैं। भोजन में जौ, कोदो और साग, झंगोरा, ओलगू व ब्रास का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा मोस्ट IMP पॉइंट की किन्नौर में सुबह के भोजन को क्या बोला जाता है, तो प्रातःकाल के भोजन को चुखाऊ बोलते हैं और दिन के भोजन को सिल बोलते हैं तथा रात के भोजन को सुपाकचू खाओ कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखना है। सुपाकचू खाओ रात के भोजन को बोला जाता है, सिल दिन के भोजन को बोला जाता है और चुखाऊ सुबह के भोजन को बोला जाता है। किन्नौर में देसी शराब को अंगूरी के नाम से जाना जाता है और जिसका इस्तेमाल त्योहारों और उत्सवों में किया जाता है। लोकल शराब को अंगूरी बोलते हैं, तो ये नाम भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है लाहौली। लाहौली ये मुख्यतः लाहौल स्पीति में पाई जाती है। लाहौली मुख्यतः कृषक होते हैं और लाहौल में भी बहुपति प्रथा विद्यमान है और यहाँ भी व्यवस्थित विवाह और जबरन विवाह का प्रचलन है। लाहौल स्पीति में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ के लोग पारंपरिक ऊनी वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पंगवाल। पंगवाल जनजाति चंबा के पांगी इलाके में पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना है, पंगवाल होते हैं चंबा के पांगी इलाके में। इनका मुख्य पेशा है कृषि करना और भेड़ बकरियों को पालना। इनके विवाह का नाम है जंगी शादी और टोपीलानी शादी। टोपीलानी शादी होता है विधवा पुनर्विवाह और यहाँ के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गद्दी। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। गद्दी चंबा के भरमौर क्षेत्र के निवासी है, तो ये ध्यान रखना है कि गद्दी जाति चंबा के भरमौर क्षेत्र के निवासी है। इनकी बस्ती को गदरेन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गदियों की बस्ती या गदियों का घर। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और गद्दी जनजाति के लोग सबसे पवित्र गंगा नदी को मानते हैं। और चोला डोरा, साफा नुआली टोपी और लुआंचड़ी चादर आदि यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है और गद्दी जाति का प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। इसके बाद हम कुछ प्रमुख जनजातियों एवं अन्य जातियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। खस जनजातियों के वस्त्र को गाची बोला जाता है। धाटू, छोबा। गाची ये कमर में बांधते हैं, उसे गाची बोलते हैं। धाटू सर पे लगाने वाला होता है, उसे धाटू बोलते हैं। और धोरू, थिप्पू। थिप्पू एक तरह की टोपी होती है, धाटू महिलाएं लगाती हैं। उसके बाद व्यंजन की बात हम करते हैं, पोल्टू और सिड्डू। पोल्टू का मतलब ये एक तरह की पूरी होती है, जिसे खस जनजाति अपनी लोकल लैंग्वेज में पोल्टू बोलते हैं। उसके बाद प्रेनो और गदर यहाँ के विवाह के नाम है और मुख्य गोत्र है खस के कश्यप। युद्ध नृत्य को ठोड़ा बोलते हैं, जिसमें तीर और कमान का इस्तेमाल किया जाता है। संपत्ति का बंटवारा बड़े भाई और छोटे भाई में दोनों में बराबर किया जाता है। बड़े भाई को जब संपत्ति का बंटवारा किया जाता है तो उसे वहाँ के स्थानीय बोली में बोला जाता है जेटोग। छोटे भाई को जब संपत्ति का बंटवारा किया जाता है तो उसे वहाँ के स्थानीय बोली में बोला जाता है कार्निशोग। और मावी का मतलब होता है मवाड़ा, जो गाँव का सबसे शक्तिशाली आदमी होता है। तो गांव के सबसे शक्तिशाली आदमी को खस जनजाति के लोग मावी या मवाड़ा बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम इंडो आर्यन जाति हिमाचल प्रदेश में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट है स्वांगला। स्वांगला का निवास स्थान है पटन घाटी और चंद्रभागा घाटी। यहाँ के लोग मनछेद या चिल्लाई बोली बोलते हैं और भोटी बोधों द्वारा बोला जाता है और तिनन बोली सिसु क्षेत्र के लोग बोलते हैं। और भोजन में स्वांगला के लोग चिलरा, ये एक तरह की जौ की रोटी होती है, और छांग को जो शराब होता है उसे स्थानीय बोली में छांग बोला जाता है। उसके बाद यहाँ के विवाह की प्रथा के बारे में भी जान लेते हैं। रुस्सा ते व्याह, यहाँ व्याज लिखा है पर इसको प्रोनाउंस अगर हम करें तो व्याह बोलते हैं। मतलब रुस्सा ते व्याह का मतलब होता है प्रेम विवाह। और कुआ ब्याह, कुआ मतलब भगाकर, ब्याह मतलब शादी, भगाकर विवाह करना, उसे कुआ ब्याह बोलते हैं। उसके बाद होता है मजमी ब्याह।
मजमी ब्याह मतलब समझौते के अनुसार विवाह करते हैं। ये एक तरह का अरेंज मैरिज है। इसमें शादी का जो खर्चा रहता है वो लड़के वाले उठाते हैं, तो इस विवाह को बोलते हैं मजमी ब्याह। उसके अलावा छेती, छेती मतलब दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा को बोला जाता है छेती। उसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो स्वांगला वैली के लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब ये कुछ फंक्शन है बच्चों से जुड़ी हुई, तो बच्चों से जुड़ी प्रथा को छठी या अन्ना प्रसन्ना बोलते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है उसको सबसे पहले भोजन खिलाने की प्रथा को अन्ना प्रसन्ना बोलते हैं। और उसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है, क्रमोग नाम से एक प्रथा होती है। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसे कहते हैं क्रमोग। और जब बच्चा 6 महीने का होता है और सबसे पहले उसे खाना खिलाते हैं तो उसे अन्न प्रसन्ना बोलते हैं। उसके बाद तलाक को लोकल लैंग्वेज में तसूंग यागची बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। अगर मुझसे प्रोनाउंस करने में कोई गलती हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है संपत्ति का बंटवारा। संपत्ति का बंटवारा घर में जितने भी बेटे हैं उन सभी में बराबर का किया जाता है और इससे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पंगवाट के नाम से जाना जाता है। लाहौल में मंदिर है त्रिलोकीनाथ और मिर्कुला मंदिर, ये दोनों ही मंदिर बहुत फेमस है। त्रिलोकीनाथ मंदिर है त्रिलोकीनाथ गांव में, लाहौल में ही स्थित है ये, और मिर्कुला मंदिर है प्रॉपर उदयपुर में। तो ये दोनों मंदिर ध्यान रखना है। और इसके अलावा त्रिलोकीनाथ मेला लगता है जो अगस्त सितंबर महीने में लगता है, या वो अगस्त महीने में होगा या सितंबर महीने में, इन दोनों महीने में त्रिलोकीनाथ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत त्रिलोकीनाथ मंदिर से होती है। उसके बाद नेक्स्ट है गद्दी। गद्दी निवास करते हैं भरमौर चंबा में और इनका व्यवसाय है पशुपालन। प्रसिद्ध गीत है गद्दी जनजाति के राजा गद्दन, जिसमें राजा संसार चंद और नोखू के बारे में कहानी के द्वारा इस गीत में प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ के लोग शिव को मानते हैं और शिव इनके मुख्य देवता है। इसके अलावा केलांग जो कि दराती देवता है और गुगा जिसे पशु रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मुंडन प्रथा को जट्टू कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि गद्दी जनजाति के लोग मुंडन प्रथा को जट्टू बोलते हैं। और यहाँ पे 5 प्रकार के विवाह किए जाते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जिसे सबसे पहले झेंड फूक या बरार फूक, लड़की को भगाकर विवाह किया जाता है, जिसमें कहीं झाड़ी में आग लगाकर उसके चारों तरफ लड़का और लड़की 8 चक्कर लगाते हैं और उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तो इस विवाह को झेंड फूक या बरार फूक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट विवाह है झंझरारा। इस विवाह में लड़का लड़की अपने अनुसार भागकर शादी करते हैं। और उसके बाद है घर जवंतरी मतलब घर जवाई। और उसके बाद नेक्स्ट विवाह है बट्टा सट्टा। बट्टा सट्टा का मतलब होता है अपनी बहन देकर लड़की से विवाह करना, मतलब क्रॉस मैरिज है ये एक तरह का। और दूसरा है दान पुण्य विवाह। गद्दी जनजाति में मेले और त्यौहार मिंजर मेला मनाया जाता है, सियार, मणिमहेश यात्रा। मणिमहेश यात्रा एक तीर्थ यात्रा होता है। और उसके बाद भोजन नहारी या डुटेलू जिसे नाश्ता बोला जाता है, कलार लंच को बोला जाता है और बेली रात के खाने को बोला जाता है। गद्दी जनजाति में देसी शराब को झोल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है खाम्पा। खाम्पा खाम तिब्बत से आए थे और अलग अलग क्षेत्रों में खाम्पा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड में शाह खाम्पा के नाम से जानते हैं और स्पीति में खूनू खाम्पा बोलते हैं और कुल्लू में नियोंदी खाम्पा बोलते हैं और चंबा में बाबा खाम्पा बोलते हैं और लाहौल में धारचा खंपा बोलते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे कुल्लू में नियोंदी खांपा बोला जाता है और चंबा में बाबा खांपा बोला जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और नेखोर खंपा धार्मिक जगहों की यात्रा करने वाले कहलाए जाते हैं। ये सिर्फ नेखोर खंपा जो होते हैं वो सिर्फ धार्मिक जगहों की यात्रा करते हैं, इन्हें नेखोर खंपा कहा जाता है। और खंपा में विवाह को फनकतून कहा जाता है। और इसके अलावा विवाह के समय में तिमडेल जिसमें जो प्रश्न गीत होते हैं, जिसमें लड़की वाले लड़के वालों का रास्ता रोककर उनसे प्रश्न करते हैं, जिस प्रथा को तिमडेल कहा जाता है। और इसके अलावा देसिल विवाह के दौरान लड़की लड़के के द्वारा उसको कुछ दही चावल बनाकर देती है या मीठा व्यंजन देती है तो उसे देसिल कहा जाता है। इसके अलावा गृह देवता है छड़ना दोरजे, ये भी ध्यान रखना है। और खांपा के लोग खूबा जिसे गाउन बोलते हैं, इनका वस्त्र है ये खूबा, और बनगज जिसे कमीज बोला जाता है हिंदी में, और किंगर ये एक तरह की टोपी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रथा है, उनको भी हम जान लेते हैं।
रलदक बच्चा छोटा होता है, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे का जब मुंडन किया जाता है तो उसे रलदक बोला जाता है। और उसके बाद है छिंजिक। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके चौथे दिन को छिंजिक बोला जाता है। और उसके बाद है दूजिक, मृत्यु के 7वें दिन को दूजिक बोला जाता है। और शिम शेरकू, ये मृत्यु के जब 49 दिन हो जाते हैं उसे शिपू शेरकू बोला जाता है। और नेक्स्ट है लोगार। लोगार मृत्यु के 1 वर्ष बाद किए जाने वाले कर्म कांड को लोगार बोला जाता है। और मेले के बारे में भी देख लेते हैं। खाम्पा लोग लोसर मेला मनाते हैं जिसे वहाँ के लोग नववर्ष का त्यौहार भी बोलते हैं और ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लोसर फेस्टिवल खाम्पा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और खाम्पा जनजाति इस लोसर फेस्टिवल को नववर्ष के रूप में मनाते हैं और ये त्यौहार फरवरी के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। और इसके अलावा गेतर मेला स्पीति और किन्नौर में इस मेले को मनाया जाता है और इस मेले में स्पीति के खुनू और पीति के खम्पा भाग लेते हैं। वस्त्र हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया है, यहाँ पे भी देख लेते हैं जो छूट गए थे। सुक्तू को शॉल बोलते हैं और सुकंदान को ऊनी चादर बोलते हैं। और इसके अलावा मोस्ट आईएमपी पॉइंट ये सेपरेटली पूछा जाता है। शुजाम चोंगी, शुजाम चोंगी किसे कहते हैं? शुजाम चोंगी बुजुर्गों के ग्रुप में, जैसे 5, 6, 7 बुजुर्ग होंगे, उनके ग्रुप को खाम्पा जनजाति लोग शुजाम चोंगी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पंगवाल। जैसे हमने पीछे स्लाइड में भी डिस्कस किया था, पंगवाल पांगी चंबा के निवासी है। इनकी बोली स्थानीय बोली है पंगवाली और ये भोजन में 19 मैदाज, सूजी, बाकरू, बियर और कुरोन लेते हैं। आराग ये एक तरह का पेजल है और ये जौ का बनाया जाता है। और फल यहाँ पे चीर, चूर, मीरी, थार, खोर और थांगी। के अलावा गहने बुलोक जिसे नोज रिंग बोला जाता है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट, और फरारू जिसे कान की वाली बोली जाती है। और विवाह के प्रकार भी देख लेते हैं। बड़ी शादी जिसे समझौते से की जाती है पेरेंट्स के, उसे बड़ी शादी बोला जाता है। और पिटचुक या चोरी जिसे अपहरण विवाह मतलब रनिंग मैरिज या भगा के शादी की जाती है, उसे पिटचुक या चोरी विवाह बोला जाता है। और इसके अलावा डेगरी अदला बदली, वही जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया था, डेगरी को अदला बदली विवाह बोला जाता है। और उसके बाद है टोपी लाना जिसे विधवा पुनर्विवाह बोला जाता है। ब्राह्मण जो है उनके भी प्रकार हैं। गौर ब्राह्मण ये भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। और उसके बाद है संगारिया ब्राह्मण जो जन्म विवाह से रिलेटेड जो काम करते हैं उन्हें सुंगारिया ब्राह्मण बोलते हैं। और उसके बाद है कालिया ब्राह्मण जो मृत्यु कर्म कांड करते हैं उन्हें कालिया ब्राह्मण बोलते हैं। उसके बाद विवाह के प्रक्रिया के बारे में भी जान लेते हैं। फिलहान को सगाई के नाम से जाना जाता है और चक्की को विवाह बोलते हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखना है कि फिलहान को सगाई बोलते हैं और चक्की को विवाह बोलते हैं। उसके अलावा प्रथा के बारे में देख लेते हैं। शिक वंदे मुंडन प्रथा को बोला जाता है। जब किसी बच्चे का मुंडन किया जाता है तो उसे शिक वंदे बोलते हैं। और किला जब मुंडन किया जाता है तो उन बालों को जमीन के नीचे दबाते हैं, उसे किला बोलते हैं। नेक्स्ट है जात्रा। जात्रा एक धार्मिक यात्रा है और ये मार्च महीने में निकाला जाता है। और उनोनी और सोन्य ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और दरखान और बारिया ये सावन महीने में मनाया जाता है। और फूल जात्रा इसे कार्तिक महीने में मनाया जाता है। और थेने एक तरह का मेला है, इसे अगस्त महीने में मनाया जाता है। और दिखरेन ये सावन का मेला है, इसे दिखरेन स्थानीय बोली में बोला जाता है। और उसके अलावा परवाच हिस्सू नववर्ष के दिन मनाया जाता है, परवाच और हिस्सू को। उसके बाद नेक्स्ट है किन्नर। किन्नर जनजाति को तिब्बतियों द्वारा खुन्नू बोला जाता है और लद्दाख में इन्हें मोऊ के नाम से जाना जाता है। विवाह के बारे में जान लेते हैं। प्रेम विवाह दामचलिस और डामटनांग शीश ये एक तरह का प्रेम विवाह है। और जबरन विवाह को दरोश, न्यामशा, दापांग और आशीष के नाम से जाना जाता है। और अरेंज मैरिज को जनेटांग बोला जाता है। और तलाक को थागचोच बोलते हैं। और इसके अलावा मृत्यु रिवाज को डूबंत, फूकंत और वकंत ये तीनों मृत्यु के रिवाज है। दोनों वस्त्र भी ध्यान रखना है, थेपांग टोपी, रगोया कमीज। और इसके अलावा किन्नर जनजाति की भाषा का व्याकरण मंदारी भाषा है। और छोटा नागपुर के आदिवासी मुंडा लोगों से इनकी भाषा मिलती जुलती है। तो ये सभी पॉइंट्स थे किन्नर जनजाति के बारे में। तो यहाँ तक हमने हिमाचल प्रदेश में प्रचलित लिपि, संग्रहालय, भाषा और बोलियां तथा हिमाचल प्रदेश के साहित्य एवं पुरस्कार
जनजातियां और जनजातियों एवं अन्य जातियों से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।